Good morning, everyone. My name is Deepak Mahajan, and you are currently watching the weekly session of current affairs on the YouTube platform of Delhi Career Group. आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम कवर अप करेंगे 2 से लेके 8 तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम कवर अप करेंगे सबसे पहले कुछ मेजर करंट अफेयर जिनको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। उसके बाद रहने वाले हैं हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर एंड इन दी लास्ट हम हर वीक डिस्कस करेंगे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के स्टैटिक जीके के बारे में। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम कवर अप करेंगे पंजाब स्टेट के स्टैटिक जीके के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो लेट्स प्रोसीड विद द टुडे सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंस्टिट्यूटेड अ हाई पावर कमेटी, द भारतीय भाषा समिति फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली एक कमेटी का गठन किया है, एक कमेटी बनाई है जिसको बोला जाता है भारतीय भाषा समिति फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अगर मैं बात करूं कि फिलहाल इस कमेटी को चेयर कौन कर रहे हैं या फिर इस वाली कमेटी के हेड कौन है, तो इनके जो हेड हैं वो है पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री। इस कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे इंडिया में जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं या जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है उन सबकी प्रमोशन करना। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8th शेड्यूल में हमारी ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दी गई है कि 22 लैंग्वेजेस को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज देता है या फिर रिकॉग्निशन देता है कि वो इंडियन लैंग्वेजेस हैं। स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950, 26 जैन 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था उस वक्त केवल 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन धीरे धीरे करके ऐड ऑन करके अभी प्रेजेंटली हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। 2020 में हमारी जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉलिसी थी कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनका प्रमोशन करना। उसके लिए एक स्कीम थी कि 5th क्लास तक के जितने भी सारे बच्चे हैं उनको जो टीचिंग करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी उनको रीजनल या फिर किसी लोकल लैंग्वेजेस में, ना कि इंग्लिश या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज जिसका बाद में जाके यूज होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कमेटी का? प्रिपेयरिंग एन एक्शन प्लान फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरीके से बताया गया है कि हमारी इंडियन लैंग्वेजेस का प्रमोशन होना चाहिए उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना। की फोकस एरियाज क्या रहेंगे इसके? बाइलिंगुअल, प्रिपेयर टीचर्स टू बी बाइलिंगुअल। कई आजकल आप देखोगे कई स्कूल्स ऐसे हैं जो कि प्योरली एक सिंगल लैंग्वेज में टीचिंग करते हैं या फिर एक सिंगल लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली इन द कॉन्वेंट स्कूल यू विल सी दैट दे आर ओनली प्रमोटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। टीचर्स को ऐसे प्रमोट करना है कि वो बाइलिंगुअल रहें, वो एक लोकल लैंग्वेजेस में भी पढ़ाएं। उसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज है जिसको उनको लगता है कि पढ़ाना जरूरी है उसके अलावा भी बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए इसके लिए? इनकॉर्पोरेटिंग लैंग्वेजेस एज द क्वालिफिकेशन। लैंग्वेज एटलीस्ट जो लैंग्वेज की क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करता होना चाहिए टीचर, जो कि बाइलिंगुअल एक लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं थोड़ा सा हम कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी क्या थी। 2022 में बीजेपी गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे। इसमें लिखा था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2030 तक सारे जितने भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। कुछ एक पॉलिसीज डिस्कस कर लेते हैं इसकी। GER, that is gross enrollment ratio in higher education to be raised to 50% by 2035. 3.5 crore seats be added in the higher education. 3.5 crore seats ऐड की जाएंगी GER बढ़ाने के लिए by the end of 2035. No rigid separation between academic स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम इन दी स्कूल। पहले क्या होता था, करिकुलर एक्टिविटीज अलग तरीके से चलाई जाती थी और एकेडमिक को अलग रखा जाता था, लेकिन अभी जो करिकुलर एक्टिविटीज रहेंगे या वोकेशनल कोई स्ट्रीम है जो कि स्किल के बेसिस के आधार के ऊपर रहेगी उनको इंक्लूड किया जाएगा जो फाइनल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है।
ठीक है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम में डालने का प्रयास किया जाएगा लगभग 2 करोड़ बच्चों को। वोकेशनल एजुकेशन देने की शुरुआत की जाएगी फ्रॉम द क्लास 6th विद द इंटर्नशिप। वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि वो वाली एजुकेशन जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है स्किल के साथ, मतलब कि 6th क्लास से ही शुरुआत की जाएगी आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने की, क्योंकि इन दी लॉन्ग रन, इन दी लॉन्ग टर्म आप देखोगे कि आपकी स्किल्स कितनी ज्यादा मैटर करती हैं, वो स्किल कितनी ज्यादा इफेक्टिव है वो मैटर करेंगे, ना कि आपकी एकेडमिक अचीवमेंट कितनी ज्यादा रही है। एक नया सिस्टम शुरू करेंगे 5+3+4 स्कूल करिकुलम विद द 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग। सो ये जो हमारा सबसे पहले वाला 5 है, इसमें हमारा रहेगा प्री स्कूलिंग, जिसमें 3 साल की आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग रहेंगे और फर्स्ट और सेकंड क्लास फाउंडेशन कोर्स में। उसके बाद जो अगले वाला 3 है उसमें रहने वाली है हमारी 2, 3, 4 3rd, 4th and 5th class, and next 3, 6, 7, 8th, and in the last 4 9th, 10th and 11th and 12th हम जो है वो हायर क्लासेस के लिए कवर अप करेंगे या फिर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन देंगे। टीचिंग अप टू दी ग्रेड 5 टू बी इन दी मदर टंग और दी रीजनल लैंग्वेज। क्लास 5th तक के जितने भी बच्चे हैं उनको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ना कि किसी और लैंग्वेज में जो कि हमारी ऑफिशियल नहीं है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारे जो 8th शेड्यूल है उसमें मेंशन नहीं है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, उसमें इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है या फिर इंग्लिश जो है वो हमारी रीजनल लैंग्वेज नहीं है। तो क्लास 5th तक के जितने भी बच्चे हैं उनको रीजनल या फिर मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, ये एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन था। तो नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कमर्शियल 5G सर्विसेज। गवर्नमेंट ने कमर्शियली 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कॉल दी लॉन्च अ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन इन्होंने बोला कि इंडिया में आया है, अ न्यू इंडिया। द कंट्री इज नो लॉन्गर जस्ट अ कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी बट अ कंट्रीब्यूटर टू इट्स डेवलपमेंट थ्रू। कि हमारा ये जो कंट्री है ये टेक्नोलॉजी के अब कंज्यूमर ही नहीं रहेगी, इसको डेवलप करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगी। बात करें 5G क्या है, सो 5G इज मच मोर देन अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज एक्चुअली अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ अदर टेक्नोलॉजी लाइक AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन और मेटावर्स। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, इनके लिए काफी हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए होता था ताकि ये इफेक्टिवली काम कर सके। अब जैसे ही 5G हमारा लॉन्च हो गया है तो उसके बाद हमारा ये जो जितनी भी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मेटावर्स जैसे जो चीजें हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये जो हमारी 5G टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज 5G? 5G इज अ नेक्स्ट जनरेशन or mobile broadband that will eventually replace or at least augment 4G LTE connection। LTE की बात करें तो LTE की फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। इसकी फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म evolution। So it is a next generation of mobile broadband that will eventually replace or at least augment 4G LTE connection। इससे पहले आप सब यूज करते थे 4G LTE कनेक्शन जो कि काफी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती थी, लेकिन उसको भी रिप्लेस करने वाली है या फिर एटलीस्ट उसकी स्पीड बढ़ाएगी क्या 5G हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर जो 5G नेटवर्क आ रहा है इसके बाद। नेक्स्ट, features and the benefits of the 5G technology operate in a millimeter wave spectrum। millimeter wave spectrum में होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। मिली वेव स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। अभी तक के जितने भी स्पेक्ट्रम है जिनको हम यूज करते हैं डाटा सेंड करने के लिए, उसमें सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम की है और इसमें जो डाटा है वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे। ये 3 बैंड्स में ऑपरेट करता है मेनली, लो बैंड, मिड बैंड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में या फिर हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। रिड्यूस लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है डाटा का लेट पहुंचना। सो रिड्यूस लेटेंसी मींस हायर स्पीड। क्या अब डाटा लेट नहीं पहुंचेगा, अभी जो डाटा ट्रांसमिट करने की जो स्पीड है हमारी वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। विल सपोर्ट न्यू एप्लीकेशन दैट लिवरेज द पावर ऑफ 5G
द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑन द 5G नेटवर्क कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ लोड स्पाइक्स लाइक दोज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड द न्यूज इवेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पोर्ट इवेंट होता है या न्यूज इवेंट होता है, उनको करंटली मिनिमम 1 मिलियन जो लोग हैं वो करंटली देख रहे होते हैं। तो जो 4G नेटवर्क था हमारा, वो कई बार लोड बहुत ज्यादा हो जाता था सर्वर्स के ऊपर, जिसकी वजह से स्पाइक्स आने का डर रहता था, या फिर जो नेटवर्क है उसको डिस्टॉर्ट होने का डर रहता था, या फिर कई बार डिस्टॉर्ट भी होता था। लेकिन जैसे ही 5G नेटवर्क मार्केट में आता है, तो 5G नेटवर्क के आने के बाद ये वाली जो डिफिकल्टीज हमें पहले फेस करने को मिलती थी, ये अभी जो डिफिकल्टीज हैं वो बहुत ज्यादा कम होने वाली है। बात करें अगर नेटवर्क की हिस्ट्री की, तो 1980 में सबसे पहले 1G इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद 1990s में 2G इंट्रोड्यूस हुआ, एंड 2000 में 3G, एंड 2010s में 4G नेटवर्क, एंड 2020s या फिर दिस ईयर हमारी जो 5G टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंडिया में कमर्शियली लॉन्च कर दी गई है। नाउ नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन is a serious invasion of the personal liberty, and therefore whatever little safeguard the constitution and the law authorizing such action to provide must be strictly adhered to। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा दिया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो लोगों की कहीं ना कहीं पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर कर रही है। तो इसके ऊपर जो भी कुछ आप कर सकते हो वो कीजिए। किसको बोला है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरफ से इशारा दिया गया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जो अथॉरिटीज है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने की जो अथॉरिटीज है। बात करें अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा डिटेंशन क्या होती है। तो डिटेंशन होती है किसी पर्सन को कस्टडी में रखना, या फिर किसी भी पर्सन को जेल में रखना। जेल में रखने के तरीके होते हैं दो। सबसे पहला होता है हमारा प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरा होता है हमारा प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव होता है जब किसी पर्सन ऑलरेडी क्राइम कर चुका है, और क्राइम करने के बाद एज अ पनिशमेंट उसको जेल में रखा जा रहा है या कस्टडी में रखा जा रहा है, उसको प्यूनिटिव डिटेंशन बोलेंगे जब इनफ एविडेंस होते हैं उस पर्सन के खिलाफ। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में अभी पर्सन ने क्राइम नहीं किया होता है, उसको जेल में इसलिए रखते हैं ताकि शक के आधार के ऊपर कि वो फ्यूचर में कोई क्राइम ना कर सके, ताकि इंडिया में जो टेररिज्म वाली एक्टिविटीज है या कोई और क्रिमिनल एक्टिविटीज है उनको क्राइम होने से पहले ही रोक देना। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? पर्सन को पहले ही कस्टडी में रखना ताकि वो फ्यूचर में कोई क्राइम ना कर सके। लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि मैक्सिमम किसी भी पर्सन को 3 महीने के लिए जेल में रख सकते हैं। 3 मंथ से ज्यादा उस पर्सन को जेल में नहीं रख सकते हैं, फिलहाल जो अभी आज के सिनेरियो चला है। So, preventive detention is the detention of a person on a mere reasonable apprehension of him doing an activity dangerous to the public order and security। कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि डेंजरस साबित हो सकती है पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को लेके, इसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। Here the person is confined in the custody without undergoing a trial। Without any trial पर्सन को कस्टडी में रख सकते हैं। मैक्सिमम कितना बताया मैंने आपको? 3 मंथ्स के लिए। सेक्शन 149 to 153 of CRPC, that is Code of Criminal Procedure, as well as NDPS, that is the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act 1985, UAPA Act, that is Unlawfully Activity Prevention Act, deals with the prevention action of the police। ये जो 3 एक्ट है, इन तीनों में अलग अलग प्रोसीजर दे के रखे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसमें भी आर्टिकल 22 क्लॉज नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज नंबर 2 गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें जो प्रोटेक्शन दी जाएगी वो केवल प्यूनिटिव डिटेंशन को दी जाएगी, जो सजा दी जाएगी वो केवल प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में दी जाएगी। लेकिन जो क्लॉज नंबर 3 है उसमें बताया गया है कि किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी जेल में रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? केवल 3 मंथ्स के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 22 है उसमें क्लॉज नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो डिटेंशन से डील करते हैं, जिसमें जो आर्टिकल नंबर 1 एंड 2 है वो डील करेगा हमारा प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में, एंड जो लास्ट 3 है, जो 3rd क्लॉज है हमारा, वो डील करेगा हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर। नाउ नेक्स्ट इज तेलंगाना won the first prize under the last state category under the Swachh Sarvekshan Gramin 2022 followed by the Haryana and Tamil Nadu। So स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण हर साल का एक
अभियान है या फिर एक तरफ से बोल सकते हैं कि सर्वेक्षण है, जिसमें हम रैंकिंग करते हैं कि कौन सा जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा क्लीन है, कौन सी जो सिटी है वो सबसे ज्यादा क्लीन है, या फिर कौन सी सिटी है उसकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो तेलंगाना जो है वो फर्स्ट लार्ज स्टेट कैटेगरी में सबसे पहला प्राइज उसने लिया है, और हरियाणा का आया है सेकंड पोजीशन, एंड तमिलनाडु की आई है थर्ड पोजीशन इस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में। अमंग दी स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। अंडमान एंड निकोबार जो कि यूनियन टेरिटरी है हमारा, सॉरी स्टेट है हमारा, उसको उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली एंड दीव एंड सिक्किम। इंदौर एंड हैज बीन एडजस्ट द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। इंदौर को 6th टाइम इन रो, 6 साल हो गए लगातार इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीतते हुए। इस साल भी इंदौर ही क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत के लेके आया है। व्हाइल मध्य प्रदेश इज द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कंट्री, जबकि मध्य प्रदेश स्टेट्स की कैटेगरी में मध्य प्रदेश ने फर्स्ट रैंक लिया है क्लीनेस्ट स्टेट के मामले में। द अवार्ड वॉज गिवन बाय द प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑफ द आजादी 75th स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर इस साल 15 अगस्त से पहले हमने सेलिब्रेट किया 75th इंडिपेंडेंस ईयर। सो इस साल की जो हमारी थीम थी वो थी आजादी @75। सो काफी अभियान चलाए गए थे आजादी 75 @75 को लेके। इसमें वन ऑफ द इनिशिएटिव वॉज स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। तिरुपति बेस्ट सिटी अवार्ड इन दी सफाई मित्रा सुरक्षा अभियान कैटेगरी, तिरुपति को अवार्ड मिला है सफाई मित्रा सुरक्षा। सो सफाई मित्रा सुरक्षा क्या है? एक अभियान है जिसमें पहले क्या होता था, हमारे जितने भी सीवरेज टैंक होते थे या जितने बड़े बड़े टैंक होते थे उनकी सफाई ह्यूमन से हुआ करती थी या फिर मैन उसकी सफाई करते थे। लेकिन इस वाले अभियान के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी सीवरेज के टैंक है या बड़े बड़े टैंक है उनको मशीनों के द्वारा सफाई की जाएगी, ताकि जितने भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं सीवरेज में जाने के उनसे इंसानों को बचाया जा सके। उसको बोलते हैं सफाई मित्रा सुरक्षा अभियान। तो इसमें तिरुपति जो सिटी है उसको पहला रैंक मिला है इस वाले अभियान के अंदर। हरिद्वार को मिला है टाइटल वेस्ट गंगा टाउन के लिए, एंड शिवमोगा कर्नाटका की जो सिटी है उसको फास्ट मूवर सिटी अवार्ड मिला है। बात करें एसबीएम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन SBM is being implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs and by the Ministry of Jal Shakti for the urban and rural areas. So इन दो मिनिस्ट्री की ज्वाइंटली एक स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। इस स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वेक्षण होता है, जिसकी जो रैंकिंग है हर साल पब्लिश की जाती है, जिसमें इंदौर का खासकर पॉइंट है। इंदौर 6th टाइम जीता है, और जो मध्य प्रदेश है इस साल की हाईएस्ट पोजीशन आई है इसमें क्लीनेस्ट स्टेट के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लॉन्च युवा 2.0 प्राइम मिनिस्टर स्कीम फ्रॉम मेंटरिंग यंग ऑथर। बात करें युवा की, तो युवा जो है स्कीम सबसे पहले लॉन्च की गई थी 31 मई 2021 को। ये जो स्कीम थी 31 मई 2021 को सबसे पहले लॉन्च की गई थी, और अभी करंटली ये वाली स्कीम 2 अक्टूबर को युवा 2.0 गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। बात करें कि ये स्कीम क्या है, to train the young and the budding authors below 30 years of age in order to promote reading, writing and book culture in the country। तो जितने भी यंग ऑथर्स हैं, चाहे वो राइटिंग करना पसंद करते हैं या रीडिंग करना पसंद करते हैं, उनको प्रमोशन के लिए एक नई स्कीम लेके आए हैं युवा 2.0। पहले युवा जो 1.0 थी या फिर सिंपल युवा जो थी उसका भी सेम ऑब्जेक्टिव था, एंड युवा 2.0 का भी सेम ऑब्जेक्टिव है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया @75। इंडिया @75 का ये भी पार्ट है। थीम क्या रहेगी इस वाली स्कीम की? डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव मैनर। ये जो हमारी थीम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि युवा 2.0 की जो थीम थी वो क्या थी। बात करें इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इसको, तो इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको पहले HRD मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी उसके बाद इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था। इसके अंडर नेशनल बुक ट्रस्ट है इंडिया की, वो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है युवा 2.0 की। नेक्स्ट इज द इंडियन एयरफोर्स।
inducted the first fleet of indigenously built light combat helicopter LCH which have been developed primarily for the mountain warfare। एक नया हेलीकॉप्टर बनाया है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जिसका नाम है प्रचंड, जो कि मेनली सक्सेसफुल साबित रहेगा कहाँ के लिए, वेरी हाई एल्टीट्यूड दैट इज माउंटेन वारफेयर। अभी तक का कोई भी हेलीकॉप्टर इतना पूरे वर्ल्ड में इतना सक्षम नहीं है कि इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर वॉरफेयर कर सके, जिसमें हमारा जो इंडिया का बना हुआ है खुद का इंडिजिनियसली, मतलब कि जो नेटिव है या खुद का घरेलू जो निर्मित है हेलीकॉप्टर है वो इतना काबिल है या फिर पावरफुल है। द प्रचंड मीनिंग फियर्स, जिसको किसी का डर नहीं हो और जो किसी से डरता नहीं है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इज एन इंडियन मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अंडर प्रोजेक्ट LCH। LCH मीन्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो इनके द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसमें काफी ज्यादा मल्टी रोल है, ये काफी रोल है इसमें। जो पहले जो हमारा पुराना हेलीकॉप्टर था इनके द्वारा डिजाइन किया हुआ, उसको काफी ज्यादा एडवांस किया है इन्होंने। इट्स फ्लाइट सीलिंग मैक्सिमम डेंसिटी एल्टीट्यूड इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी हेलीकॉप्टर है उसमें हाईएस्ट कैपेसिटी है इसकी, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर जाने की। The LCH drew extensively on earlier indigenous helicopter developed and manufactured by HAL, that is LAH, not ALH, it is LAH ध्रुव। जो हमारा पहले ध्रुव था, LAH ध्रुव था, उसका ऊपर ड्रॉ किया है हमने या फिर उसको एक्सपेंड किया है। जितनी उसमें क्वालिटीज थी उसकी क्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ा के हमने HAL प्रचंड को डिजाइन किया है। 8 टन ट्विन इंजन गनशिप चॉपर इज आर्म्ड विद एयर टू एयर मिसाइल्स, 20 मिलीमीटर टोरेट गन्स, रॉकेट सिस्टम एंड अदर वेपन। एयर टू एयर मिसाइल्स भी है इसमें, 20 मिलीमीटर टोरेट गन्स भी हैं, रॉकेट सिस्टम भी है इसमें और काफी अदर वेपन्स भी हैं जो कि इसमें लोड किए गए हैं। बात करें अगर कुछ फैक्ट्स की जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से रिलेटेड है, इट इज इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी, फाउंडेड इन 1940 में फाउंड हुई थी। करंटली इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटका में, और चेयरमैन एंड MD है इसके R माधवन। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, ये है हमारा HAL प्रचंड, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है प्रचंड, और ये जो 20 मिलीमीटर टोरेट गन थी वो यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम वगैरह भी इसमें इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट, The Shastra Ramanujan Prize 2022 will be awarded to Yungjing Tang, assistant professor with the University of California, Berkeley, USA। बता दूं कि जो शास्त्रा रामानुजन प्राइज है वो हर साल दिया जाता है ऑन दी मेमोरी ऑफ श्रीनिवासा रामानुजन, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन से, उनकी याद में दिया जाता है हर साल उन मैथमेटिशियन को जिनकी एज 32 से कम है और इन्होंने रिमार्केबली काफी कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स की फील्ड में। और इस साल ये जो अवार्ड है वो दिया गया है यूंकिंग टैंग को। बात करें किस चीज के लिए दिया गया है, डिस्प्ले अ रिमार्केबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड टेक्निक की कॉम्बिनेशन की हेल्प से, जिनमें इन्होंने दिखाया गया है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉड्यूलर कर्व्स एंड सिमिलर वैरायटी प्ले अ सेंट्रल रोल। ये जो इनका जो थीसिस है, इनकी जो रिसर्च थी, उसमें इन्होंने अर्थमेटिक और ज्योमेट्री शो की है, किसके, मॉड्यूलर कर्व और सिमेट्री वैरायटी, जिनके जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज हैं, मैथमेटिक्स के काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, उनको इन्होंने अर्थमेटिक और ज्योमेट्री के तरीके से काफी सॉल्व करने में हेल्प की है। बात करें शास्त्रा रामानुजन प्राइज क्या है, द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द शानमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी शास्त्रा। ये जो अकेडमी है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये अकेडमी हर साल श्रीनिवासा रामानुजन के लिए या फिर उनकी मेमोरी के लिए हर साल जो है वो कैश प्राइज देती है $10,000। तो ये अवार्ड उनकी तरफ से दिया गया है। नाम इसका क्या है, शास्त्रा रामानुजन प्राइज। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली टू द इंडिविजुअल्स एज्ड 32 एंड बिलो हु मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द श्रीनिवासा रामानुजन। एक मूवी भी है श्रीनिवासा रामानुजन को लेके, जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है वो प्लीज मूवी देख सकते हैं जाके। द मूवी का नाम क्या है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। हॉलीवुड मूवी है जिन्होंने बायोग्राफी कवर अप की है श्रीनिवासा रामानुजन की, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज over 69% of the houses constructed under the Prime Minister's Special Housing Scheme are either wholly or jointly owned by the women in rural areas। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें यह बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, PMAG,
इस स्कीम के अंडर 69% जो हाउसेज है वो कंप्लीटली ओन कर रही हैं। कौन? घर की जो औरतें हैं या जो इंडिया की वुमेन है वो ओन कर रही है। बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, काफी इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम में, काफी बार इससे सवाल आते हैं पीएमजे के। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड पक्का हाउसेज टू ऑल who are houseless and living in dilapidated houses in rural areas by 2022। जितने भी सारे लोग हैं जो या तो कच्चे घरों में रह रहे हैं या फिर जिनके घर नहीं है उनको पक्का घर प्रोवाइड करना है एटलीस्ट। टारगेट क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ 95 करोड़ हाउसेज विद ऑल बेसिक अमेनिटीज बाय द ईयर ऑफ 2022। 95 करोड़ हाउसेज क्रिएट करने हैं 2022 तक, 2022 खत्म होने तक, जिनमें सारी बेसिक अमेनिटी रहेगी, चाहे उसमें वॉशरूम हो, टॉयलेट हो या किचन हो या फिर एक नॉर्मल बेडरूम, वो प्रोवाइड किया जाएगा। कॉस्ट शेयरिंग क्या रहेगी इसमें? द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंट इन दिस स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसकी कॉस्ट शेयर करेंगे, जिसकी रेशो रहेगी 60-40। 60 रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की और 40% जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। लेकिन अगर वो हिली एरियाज है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी 90%, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी केवल 10%। सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशरीज based on the housing deprivation parameter of socio-economic and caste census 2011। 2011 में जो सेंसिस हुई थी उसमें 13 पॉइंट्स है। 13 पॉइंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉलोड बाय द ग्राम सभा वेरिफिकेशन। उसमें वेरिफिकेशन की जाएगी ग्राम सभा से कि जिनकी 2011 में कच्चे घर थे, क्या अभी भी उनके कच्चे घर हैं या फिर होमलेस है, केवल उन्हीं के लिए ये वाली स्कीम है, हर किसी के लिए ये वाली स्कीम नहीं है। द बेनिफिशियरी इज एंटाइटल्ड टू 19 days ऑफ अनस्किल्ड लेबर फ्रॉम दी महात्मा गांधी नरेगा स्कीम। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम्स के अंडर 90 डेज का अनस्किल्ड लेबर उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। द बेनिफिशियर्स वुड बी फैसिलिटेटेड टू अवेल लोन अप टू ₹70,000। 70,000 तक का लोन भी दिया जाएगा, लेकिन ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है कि 70,000 का दिया ही जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वैसे भी करके लगा सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट इज द इसरो कंफर्म दैट Mars orbiter craft has lost communication with the ground station and the मंगलयान मिशन has attained to life। मंगलयान जो मिशन था, इसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं, आप सबने देखी होगी। ये जो मिशन था हमारा, ये 2013 में लॉन्च किया गया था और ये पहुंचा था मंगल पे 2014 में। ट्रैवल को इसको 299 डेज लगे थे और अभी इतने साल के बाद, 2014 के बाद 8 साल के बाद इसरो ने कंफर्म किया है कि हमने उसके साथ जो कनेक्शन था, जो पहले मंगल को ऑर्बिट कर रहा था कुछ इस तरीके से, उसके साथ हमने कम्युनिकेशन लॉस्ट कर दिया है। तो मंगलयान जो मिशन था वो अभी यहीं पर खत्म हो जाता है। मंगलयान मिशन इतने सालों से उसने काफी चीजों की रिपोर्ट हमें दी और यहाँ पर आप देख सकते हो ये उनका ऑर्बिटल का प्लान था कि कैसे उसको लॉन्च करेंगे। पहले अर्थ के ऑर्बिट से, फिर अर्थ के ऑर्बिट से धीरे धीरे करके वो जो मार्स है हमारा, मार्स के ऊपर उसकी ट्रैजेक्टरी के अराउंड ऑर्बिट करवाएंगे इसको। और 8 साल तक इसने काफी अच्छे से हमें रिपोर्ट दिया और काफी अच्छे से इसने वहां पर ऑब्जर्व किया। बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे और क्या क्या इसमें फीचर्स थे, तो बात करें ऑब्जेक्टिव की, स्टडी ऑफ द मार्शियन एटमॉस्फेयर। मार्शियन एटमॉस्फेयर के बारे में बात करनी है। स्टडी ऑफ द मार्शियन सरफेस फीचर, मार्शियन का जो सरफेस है उसके कुछ फीचर्स में। मॉर्फोलॉजी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स एंड द रॉक्स एंड द एनिमल्स, अगर कोई वहां पर है तो उसके बारे में स्टडी करना। मिनरलोजी के, वहां पर अगर कोई मिनरल है उसके बारे में भी स्टडी किया इसने मंगलयान ने। कुछ एक इंस्ट्रूमेंट थे जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट थे, इनको इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है आपको? इन सब की एब्रिविएशन और उनकी फुल फॉर्म याद करने की। पहले है मार्स कलर कैमरा, जिसको एमसीसी बोलते हैं। मीथेन सेंसर फॉर मार्स, एमएसएम। लाइफन अल्फा फोटोमीटर, एलएपी। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, टीआईएस। मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, मैनका। तो ये जितने भी हैं सारी फुल फॉर्म काफी ज्यादा बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुके हैं, तो ये वाली अभी भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये जो एब्रीविएशन है और इनकी फुल फॉर्म है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ऊपर से अभी रिसेंटली मंगलयान बंद हुआ है, मंगलयान के साथ कम्युनिकेशन लॉस्ट किया है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मंगलयान से सवाल पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट इज बात करें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स की, जो कि 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक के थे,
तो सबसे पहले बात करें, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, हर स्टार्ट। ये जो प्लेटफॉर्म है ये रहेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि इंडिया की हैं, इंडिया की जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर है उन सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है, ताकि अगर वो कई नया इनिशिएटिव लेना चाहती है, कोई नया उनका स्टार्टअप है, उन सबको एक हेल्प करेगा, ताकि जो इंडिया में वुमेन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सके, या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो सोशली बैकवर्ड ना रहे या फिर सोसाइटी में पीछे ना रहे। नेक्स्ट इज इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद ओमान, India will soon sign an agreement between National Payment Corporation of India, that is NPCI, Central Bank of Oman CBO, for cooperation in digital finance and payment. So एक MOU साइन होने वाला है बहुत ही जल्द, अभी साइन नहीं हुआ है, अभी बहुत ही जल्द साइन होने वाला है, जिसमें हम एक MOU साइन करेंगे ओमान के साथ, जिसका जो मेन थीम है वो है कॉपरेशन इन दी डिजिटल फाइनेंस एंड दी पेमेंट। काफी बार एग्जाम में आते हैं MOU के सवाल, तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है कि MOU जो साइन हुआ था वो बेसिकली किस चीज के लिए हुआ था। सो दैट इज कॉपरेशन इन दी डिजिटल फाइनेंस एंड पेमेंट। नेक्स्ट इज इन दी नेशनल गेम्स वुमेन्स पोल वॉल्ट रोजी मीना Polras from Tamil Nadu set a new national record with the jump of 4.2 मीटर। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। एक हाई जंप की कैटेगरी होती है जिसको हम पोल वॉल्ट बोलते हैं, तो इसमें एक नया रिकॉर्ड इन्होंने साबित किया है इंडिया में, जो कि 4.2 मीटर है। अभी से पहले इतना रिकॉर्ड किसी का नहीं था, तो अभी इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेटअप किया है। तो रोजी मीना पोल्डर्स से दो टाइप के सवाल आ सकते हैं आपको पेपर में, एक तो ये कौन सी वाली गेम से एसोसिएटेड है, और दूसरा आ सकता है कि रिसेंटली इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वो कितने मीटर का बनाया है, लास्ट की रोजी मीना जो पोल्डर्स है वो कौन सी वाली स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल and medium enterprises organized a national SC/ST hub conclave at Ahmedabad, Gujarat to spread awareness about the national SC/ST hub scheme. So एक conclave recently आयोजित हुआ अहमदाबाद गुजरात में, जिसमें कनक्लेव की मेन थीम क्या थी कि इंडिया में SC/ST जो हब है उनके, या फिर SC/ST जो स्कीम है, SC/ST जो हब है उनके ऊपर प्रमोशन करनी है, या उनके लिए लोगों के पास प्रमोशन करनी है, लोगों में अवेयरनेस फैलानी है, नेशनल SC/ST एक्ट और बाकी जितनी भी चीजें हैं SC/ST से रिलेटेड उसके लिए। नेक्स्ट इज अजय भादु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हमारे अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है अजय भादु, यहाँ पर आप उनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस्ड एक्टर पंकज त्रिपाठी एज द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन अर्लियर, ही वॉज द स्टेट आइकन ऑफ द ECI फॉर बिहार। इससे पहले जो हमारे एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार के स्टेट आइकन थे, लेकिन हमारे अभी नेशनल लेवल पे ये आइकन बनने जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस किया है कि ECI या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन रहेंगे ये नेक्स्ट आने वाले जो हमारे इलेक्शन रहने वाले हैं पार्लियामेंट के। As per a report by the Union Tourism Ministry, Maharashtra and Tamil Nadu had the highest number of foreign tourist visits with 1.26 million and 1.23 million respectively in the 2021। तो एक यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ये बोला गया है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिट किए हैं लास्ट ईयर, और तमिलनाडु सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन पर है स्टेट के मामले में, जिसमें सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट है जहां पर आए हैं। ठीक, नेक्स्ट इज तेलंगाना गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द आसरा पेंशन स्कीम। एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, जो कि है ओल्ड पीपल, विडोज, फिजिकली डिसेबल्ड एंड द बीडी वर्कर्स। ये जितने भी कैटेगरी के लोग हैं इन सब के लिए एक नई स्कीम है जिसका नाम है आसरा पेंशन स्कीम। किसकी है? तेलंगाना गवर्नमेंट की। हर साल स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से काफी सवाल आते हैं, डिटेल में नहीं पूछते हैं कि इस वाली पर्टिकुलर स्कीम के किस किस के लिए है या फिर क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यही आता है पेपर में कि जो आसरा स्कीम है वो कौन से वाली गवर्नमेंट की है। Next is Union Home Minister Amit Shah has announced scheduled tribe status for the पहाड़ी community in Jammu and Kashmir। So जितनी भी पहाड़ी communities हैं या पहाड़ी areas हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, उन सब के लिए अमित शाह ने अनाउंस किया कि उन सबको शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस दी जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइब। जितने भी पहाड़ी एरियाज हैं उन सब के लिए ST की स्टेटस दी जाएगी। नेक्स्ट इज
Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the All India Institute of Medical Sciences at कोठीपुरा in बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एम्स का उद्घाटन हुआ इसी वीक कोठीपुरा में। कोठीपुरा जगह का नाम है जहां पर एम्स है। यहाँ पर आप एम्स का फोटो देख सकते हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के। इसका इनोग्रेशन हुआ इस वीक में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस फिफ्थ असेंबली विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम द 17th to 20th अक्टूबर। ISA की जो अब नेक्स्ट असेंबली है, इस साल की जो असेंबली है वो हमारी 17 to 20th अक्टूबर में होगी। और कहाँ होगी? न्यू दिल्ली में। पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह विल प्रिसाइड ओवर द असेंबली। आर.के. सिंह जो हमारे मिनी कैबिनेट मिनिस्टर हैं पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, वो इसको प्रिसाइड करने वाले। बात करें कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो कि ISA से रिलेटेड है, तो ISA जो है, ISA सबसे पहले 2015 में बनाई गई थी। किसके द्वारा? इंडिया प्लस फ्रांस, इन दोनों कंट्री के इनिशिएटिव से 2015 में ISA को बनाया गया था ताकि हम प्रमोशन कर सके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। क्योंकि जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर विदाउट यूजिंग ऑफ एनी फॉसिल फ्यूल और द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम डी प्रमोट करें और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को प्रमोट करें, इसके लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर पड़ता है, तो इंडिया की जो कैपेसिटी है सोलर एनर्जी की वो काफी ज्यादा है। और इस वक्त इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजस्थान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सोलर एनर्जी इन इंडिया। राजस्थान जो स्टेट है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का। करंटली अगर मेंबर की बात करें तो करंटली ISA के 124 मेंबर हैं और जो हेडक्वार्टर है ISA का, हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा। Next, SBI General Insurance Company has announced the appointment of Kishore Kumar Poludasu as its new MD and CEO। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO बनते हैं किशोर कुमार पोलूदासु। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी काफी एग्जाम में सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट इज, चलो बात करें, हर वीक हम किसी एक स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट कवर अप करेंगे और इस वीक के जो सेशन रहेगा उसमें हम कवर अप करने जा रहे हैं पंजाब जीके को। तो कैपिटल की बात करें तो पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। ज्वाइंट कैपिटल है हरियाणा के साथ, हरियाणा की भी सेम कैपिटल है। फॉर्म्ड ऑन द 1 नवंबर 1966 को पंजाब की जो प्रेजेंट बाउंड्री है वो बनी थी। अल्दो पंजाब पहले से स्टेट थी, लेकिन 1966 में पंजाब को बाइफरकेट कर दिया था 3 हिस्सों में। पहला था पंजाब, दूसरा था हरियाणा और पंजाब एरियाज के कुछ हिली एरियाज थे उसको मर्ज कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी में। उस वक्त हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी होता था। हिमाचल प्रदेश के यूनियन टेरिटरी में हिली एरियाज और पंजाब के मर्ज कर दिए गए, जबकि पंजाब को बाइफरकेट कर दिया गया 2 हिस्सों में। इसमें जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे उनको वो कहलाए पंजाब के, उनको दिया गया पंजाब, और जो हिंदी स्पीकिंग पीपल थे उनको दिया गया हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 22 टोटल डिस्ट्रिक्ट है इसमें, जिसमें इंपॉर्टेंट सिटी है चंडीगढ़, अमृतसर, पटियाला एंड लुधियाना, कुछ एक इंपॉर्टेंट सिटी है पंजाब के। बात करें कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं तो पंजाबी है, सराइकी डायलैक्ट है, मालवाई डायलैक्ट, दोआबी डायलैक्ट, पोठवारी एंड अवधी डायलैक्ट एंड माझी डायलैक्ट। ये जो लैंग्वेज है वो रीजनली बोली जाती है। मोस्ट कॉमनली पंजाबी बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा काफी जो लैंग्वेजेस है वो इनका डायलैक्ट है, मतलब कि इन सबसे मिली जुली है, मतलब जो एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर। 5 जो पंजाब है, पंजाब वर्ड का मतलब होता है पंज प्लस आब। पंज का मतलब होता है 5, आब का मतलब नदियां, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आज प्रेजेंट डे अगर बात करें तो हमारा जो पंजाब है वो बाइफरकेट हो चुका है पार्टीशन के बाद 2 और हिस्सों में। इसको बोलते हैं हम वेस्ट पंजाब, और जो हमारे इंडिया में है वो उसको नॉर्मली बोलेंगे ईस्ट पंजाब। ये जो ईस्ट पंजाब है वो इंडिया में है और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में है। प्रेजेंटली ईस्ट पंजाब से हमारी 3 नदियां बहती हैं, जबकि वेस्ट पंजाब से 2 नदियां। ईस्ट पंजाब से बहती है हमारी रावी, ब्यास एंड सतलुज, और जो यहाँ है वहां से चिनाब और झेलम, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है। इससे पहले पार्टीशन से पहले ये पूरा का पूरा पंजाब जाना जाता था, पूरे के पूरे को हम पंजाब बोलते थे, इसलिए इसका नाम वहां से पंजाब पड़ा। पंज प्लस आब दैट इज लैंड ऑफ 5 रिवर्स।
इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, मतलब कि अनाज घर है हमारे इंडिया का। दूसरा, लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा जो संतरे हैं वो इंडिया के पंजाब में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू टू 5 रिवर्स पंजाब इज अ फर्टाइल प्लेन है ये। साउथ ईस्ट रीजन इज अ सेमी एरिड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द डिजर्ट लैंडस्केप। जो राजस्थान के साथ बाउंड्री टच हो रही है वहां पर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़े से डेजर्ट में चेंज हो जाते हैं। अ बेल्ट ऑफ हिल्स अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट, हिमाचल के साथ जो बाउंड्री लगती है वहां पर हिल्स के साथ इनकी बाउंड्री लगती है एट द फुट ऑफ हिमालयस। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो मॉइस्ट टेम्परेट इन दी नॉर्थ ईस्ट वेजिटेशन में मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में मॉइस्ट टेम्परेचर जैसी वेजिटेशन मिलती है। और ट्रॉपिकल थॉर्न टुवर्ड दी साउथ वेस्ट वाली साइड ट्रॉपिकल थॉर्न वाली वेजिटेशन मिलती है हमें। नीचे जाएंगे तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस इन बिटवीन, और बीच बीच में हमारे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मेजर रिवर कौन कौन सी है? ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम दी ब्यास कुंड एट रोहतांग पास टू दी सतलुज। ब्यास जो है वो सतलुज के साथ मर्ज कर जाती है हरिके वेटलैंड साइड पे। तो एक ब्यास है जो मेन रिवर है यहाँ की। सतलुज है जो राजस्थान से ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, और नियर मानसरोवर लेक टू दी चिनाब एंड कालीवेन, ये जो तीन है वो मेन रिवर है वहां की। मेजर रीजनल फेस्टिवल क्या है? लोहड़ी मेन रीजनल फेस्टिवल है। होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु नानक जयंती एंड रखड़ी बैसाखी, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि पंजाब में मनाए जाते हैं। मेजर आर्ट फॉर्म क्या है? भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, लुद्दी, धनकारा, धमाल, जागो, किकली एंड गतका मेजर आर्ट फॉर्म है ये पंजाब के। बात करें इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन क्या है तो चौक पूर्णा क्या होता है? किसी भी वॉल को मड से सीमेंट करना, या फिर वहां पर सीमेंट के अलावा जो जितने भी वॉल्स हैं उनको मड से वो किया जाता है, जिसको हम चौक पूर्णा बोलते हैं। मड से क्रीमेंट किया जाता है या फिर मड से पेंटिंग की जाती है, इसको चौक पूर्णा बोलते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर में मेनली प्रोड्यूस करते हैं पंजाब के लोग व्हीट, राइस, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, मेज, सुगरकेन, कॉटन एंड पल्सेस। जीआई टैग कौन कौन से मिले हैं तो जीआई फुलकारी है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों का जीआई टैग है ये फुलकारी जो है। स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, काला हिरण। स्टेट वर्ड है बाज। स्टेट फ्लावर है लिलियम कैडिडम, जिसको हम मेडोना लिली के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें, हिस्टोरिकल साइट्स की, तो एक हड़प्पन साइट भी लोकेटेड है रोपड़ में। रोपड़ की खास बात यह है कि यहाँ पर मिले थे हमें डॉग्स बरीड विद मैन। तो यहाँ पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि इसमें इकलौती एक साइट थी जहां पर हमें मिले कि कब्रें मिली जिसमें कुत्तों को इंसानों के साथ दफनाया गया था रोपड़ में। रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में जो रोपड़ जगह है वहां पर ये वाली हड़प्पन साइट मिल जाएगी आपको। एंड नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग हिस्टोरिकल टाउन है जहां पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर में है ये। इन द लास्ट रामसर साइट कौन कौन सी है? हरिके है जहां ब्यास सतलुज के साथ मर्ज होती है, कंजली वेटलैंड है एंड रोपड़ वेटलैंड साइट्स। ये तीन इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स हैं जो कि पंजाब में लोकेटेड है। बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, नेशनल पार्क पंजाब में कोई भी नहीं है, केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर एसवन, बीर बच्चन, बीर वनेर हेरी, बीर दोसांझ, बीर गुरदयालपुरा, बीर मेहसवाला, बीर मोतीबाग, हरिके लेक, झजियार बचोली एंड कटलौर कुसलियान एंड तखनी रेहमपुर एंड नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहीं पर हमारे जो वीकली करंट अफेयर का सेशन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीक हम किसी और स्टेट का करंट अफेयर किसी और स्टेट का स्टैटिक जीके कवर अप करेंगे, उसके साथ पूरे नेक्स्ट स्टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे वो हम सारे के सारे कवर अप करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।